जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th और आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, जिसमें आज का जो है पैरोचो ये तीसरा सेट है। और अभी तक हमको आपको 1 और 2 सेट हम आपको अच्छे तरह से पढ़ा चुके हैं और उसमें आप सबका जो है रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला है और आपसे बोले कि सर इस सेट को जो है ना पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सेट अगर कंप्लीट रहेगा और हमें पता है कि हिस्ट्री का जो है सब्जेक्टिव जो है ना वो रीढ़ का हड्डी है और इसी से हम मजबूत कर सकते हैं अपनी तैयारी को। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्टिव तैयार है तो आपको अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप 1 से लेके पैरवेचो 10 तक सेट देख लेते हैं अच्छे से और याद कर लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही सब प्रश्न पढ़े पूछेगा ही पूछेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे सिर्फ हाई लिख के भेजिएगा, उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर पाइएगा। प्यारे बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों हम आपको एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, ये जो सब्जेक्टिव होता है ना, अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है तो तब आपको सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा खासा नंबर नहीं लाना है, यानी कि 300 और 250 ही नंबर आपको लाना है, तब आप सब्जेक्टिव को मत पढ़िए। हाँ, अगर आपका सपना है कि हमारा 300 प्लस हो, 350 आए, 400 आए या 450 भी नंबर किसी किसी का टारगेट रहता है, तब आपके लिए जो है सब्जेक्टिव एक बेस्ट माध्यम है अच्छा खासा नंबर लाने का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सेट आगे जो है जल्दी ही आपके लिए आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं, या झूम की खेती हो गया या स्थानांतरण कृषि हो गया या जो भी आप जो जानते हैं पैरचो, ये वाला प्रश्न को देखिएगा। उत्तर आप देखिएगा कि झूम की खेती जिसे आदिकालीन जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं पैरचो? आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है पैरचो? पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि जो जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, जहां पर उबड़ खाबड़ वाला जंगल होता है, उसमें इसमें जंगलों को काट कर, ये जो जंगल होता है उसको काट दिया जाता है, उसे जलाया जाता है, फिर उस राख में बीज डालकर फसल किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? झूम की खेती कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम अपने मन से बोलते हैं कि झूम की खेती क्या है। देखिए, झूम की खेती जो होती है ना, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, वहां पर जंगल ज्यादा होता है। सर क्या होता है? जंगल ज्यादा होता है। तो उस जंगल को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, फिर उसको जला भी दिया जाता है और उसके जब राख बचता है ना सर, तो उसमें बीज डाल दिया जाता है। जैसे हमारे गांव में या आपके भी गांव में देखिएगा, आप जब चूल्हा पे खाना बनाते हैं, जो ईंधन से बनाती वाला से, गैस से नहीं वाला, चूल्हा पर, तो वहां से जो राख निकलता है आप क्या करते हैं? खेत में जाके छीट देते हैं। इससे क्या होता है? उत्पादन थोड़ा सा और अच्छा खासा हो जाता है। तो यही वहां के लोग करते हैं, पहाड़ी इलाका के लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर बोला जा रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरूर आप इसे अच्छे से याद करिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है प्यारे, इस पे टिप्पणी लिखना है। तो आप उत्तर में लिखेगा कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है प्यारे। क्या है ये? महाभारत का क्या है प्यारे? एक अंश है। किसका? महाभारत का। महाभारत के रचयिता कौन है प्यारे? महर्षि वेद व्यास जी है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है और यह महाभारत का एक अंश है। कौन? श्रीमद् भगवत गीता। इसका वर्णन आदि पर्व में है। इसका निर्धारण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में हुआ है। आप पूछेगा कि श्रीमद् भगवत गीता की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है, तो आप क्या बोलेगा सर? संस्कृत भाषा में। कमेंट कीजिए तो क्या भाषा हो जाएगा? संस्कृत भाषा में हुआ है। इसमें जो 700 श्लोक एवं 18 अध्याय, कितने प्यारे बच्चों? 700 श्लोक है और 18 क्या है? अध्याय है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में हरा दिया, जिसमें निष्काम कर्म हुआ, भक्ति का उपदेश दिया, साथ ही साथ सत्य का मार्ग भी है। इसमें राजधर्म की शिक्षा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है गीता में उपदेश दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। किसको दिया गया है? अर्जुन को।
कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हारा है। कौन हारा है? अर्जुन। अर्जुन जब हार जाता है तो कौन काम के? निष्काम, यानी कि वो जो है बुराई का साथ देते हैं। क्या देते हैं प्यारे बच्चों? बुराई का साथ देते हैं, तो उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ भक्ति का उपदेश देते हैं कि किस तरह से अपने दोस्त के मर्यादा हो गया या अपने प्रति जो होता है, ये सब दिया गया है। साथ ही साथ जो है सत्य का भी मार्ग पे बताया गया है कि अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो आप हमेशा विजयी ही होंगे, होंगे ही होंगे। इसमें राजधर्म, यानी कि बड़े-बड़े जो धर्म होते हैं जिसमें कौरव और पांडवों के धर्म है, उसके बारे में भी क्या किया गया है प्यारे बच्चों? शिक्षा दी गई है। ठीक है, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के हिसाब से प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 200% 300% तक इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। कह रहा है तीसरा प्रश्न में कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आप लिखिएगा कि पुरातत्व दो शब्दों से बना है, पुरा और तत्व मिलने से बना है। क्या बना है प्यारे बच्चों? पुरा और तत्व मिलने से बना है, जिसमें पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राचीन, पूरा का अर्थ। ठीक है, क्या होता है? प्राचीन। और तत्व का अर्थ होता है सामग्री। क्या होता है प्यारे बच्चों? तत्व का अर्थ क्या होता है? सामग्री होता है। अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी आदि। क्या होता है प्यारे बच्चों? पत्थर, सिक्का, हड्डी आदि, ये सब आपका जो है क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत ही मिलता है सर। क्या होता है? पुरातत्व के अंतर्गत ही मिलता है। और पुरातत्व के अंतर्गत क्या नहीं है? तो वो जो है सर साहित्य। साहित्य जो है नहीं पाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है सर। ठीक है, ये प्रश्न खुद बोर्ड एग्जाम ने बहुत ही अच्छे से ये बोल रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा सर। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे, हम एक ही चीज आपको बोलेंगे, अगर आप कॉपी में लिखिएगा तो हम आपको जरूर कहेंगे कि आप अच्छा खासा नंबर लाइए। कहिएगा सर कॉपी में लिखने से अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। हाँ बाबू, क्या है? आपका हैंड राइटिंग पहले सुधार होगा, दूसरा आपको लिखने की थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा, तीसरा आपको याद होगा थोड़ा सा माइंड में लिखते लिखते, और अगर एक बार और देख लेते हैं तो आपको 100% याद हो जाएगा। इससे क्या होगा? आप बोर्ड एग्जाम में और अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है कॉपी में लिखिए जरूर। अच्छा, चलिए हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताएं। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताएं। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। सही बात है, वहां पर कृषि और व्यापार दोनों दृष्टि में था, लेकिन व्यापार में ज्यादा खासकर प्रचलित था। वहां पर एक कृषि भी प्रधान प्रथा थी, कह सकते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है। बिल्कुल सर, कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, और कृषि के माध्यम से आपको बहुत सारा धन वगैरह आपको आ सकता है अगर आपके पास खेत वगैरह अच्छा खासा है तो। लोग कृषि के सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? नदियों, तालाब, कुआं तथा इसके अलावा खेतों में कुआं का निर्माण करके सिंचाई करते थे। अभी जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सर, खेती बाड़ी करने के लिए क्या क्या चीज का प्रयोग करते थे? तब सबसे पहले नदियों का करते थे, कुआं का हो गया, तालाब हो गया, इन सब का प्रयोग करते थे। किसके लिए? सिंचाई के लिए, यानी कि खेत वगैरह जो है पटाने के लिए कह सकते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एक बार जाके आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपका 5 नंबरी है सर। क्या है? 5 नंबरी है। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे 5 महाव्रत या महावीर के उपदेश का क्या है? अब देखिए, महावीर स्वामी के उपदेश पूछे या पंच महाव्रत क्या है, ये सब अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उत्तर ये दे देंगे तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप लिखिएगा कैसे ये बता रहे। उत्तर में लिखेगा कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्टों को कष्टों से निवारण या मुक्ति प्राप्ति के लिए 5 आदर्श पालन करने के लिए कहा है, जो इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, क्या है? जो इस प्रकार है। आप ऐसे नहीं लिखेगा, आप ऐसे लिखेगा तो ये 2 नंबर का हो गया, छोटा सा है। आप लिखेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के बाद, क्या है? मोक्ष प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को कष्ट से निवारण या मुक्ति प्राप्ति के लिए 5 व्रत का पालन करने के लिए कहा है, जो इस प्रकार है। मतलब कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, आगे कुछ बढ़ा देना है ताकि लगे कि ये 5 नंबर का है सर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट पे आपके लिखिएगा, सबसे पहले है सत्य।
किसके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा बोला गया है। 5 कह रहा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, अर्थात हमेशा सच बोलना चाहिए। और कहता है कि जो सत्य के मार्ग पे जाता है वो हमेशा विजय ही होता है। ये आज के समय में उतना अच्छा नहीं चलता है जितना प्राचीन काल में, या कह सकते हैं पहले चलता था। पहले जो है गीता पर हाथ धरना और झूठ बोलना एक तरह से कहा जाता था कि हम नर्क के दरबार पे चले गए हैं, उस तरह से होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है पैरों छो, खुलेआम झूठ बोलता है। ठीक है, क्या होता है, खुलेआम झूठ बोलता है। जो कि पहला पॉइंट है सत्य, जो कि उनके द्वारा बताया है, हमें बताना जरूरी है। दूसरा जो है सर अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि मारपीट नहीं करना चाहिए, किसी को देख के बुरा हाल ये वाला नहीं करना चाहिए, किसी को पीटना वगैरह नहीं चाहिए, ये सब कहा गया है। तीसरा में क्या है सर, अस्ते, अस्ते में क्या होता है, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी चोरी ही नहीं करना चाहिए। आप किसी का धन रहा है, अब इसके धन को आप चोरी कर ले तो ये आपने कमाया है, वो धन आपको क्या, आप उसने लूट लिया, आप उसके क्या हो गए, आपके ऊपर वो कर्ज वगैरह एक तरह से हो गया। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, आपको जितना है उतना में खुशी होकर जिए। और लास्ट में जो है चौथा जोड़े थे, ये महावीर स्वामी के द्वारा पांचवा जोड़ा गया था कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए, अर्थात शादी विवाह नहीं करना चाहिए। ये जो कि महावीर स्वामी के द्वारा बोला गया है, बाकी पार्श्वनाथ के द्वारा 4 बोला गया था। ठीक है, ये 5 नंबर ही है प्यारे, बढ़िया से अगर लिखेगा तो 5 नंबर मिलेगा, नहीं लिखेगा तो 2 नंबर मिलेगा। ऐसे लिखेगा तो कम से कम 3 या 4 नंबर तो दे ही देगा, ऐसे तो हम कह सकते हैं। अगर आप लिख देते हैं तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा बाबू, 100% बोल रहे हैं, महावीर स्वामी या आपको गौतम बुद्ध, इन दोनों में से एक प्रश्न 5 नंबरी में पूछेगा तो पूछेगा, तो जरूर अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहे हैं, पहले 6 नंबर में कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। अब देखिए भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, तो इसका उत्तर समझिएगा क्या कह रहा है। उत्तर में कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। सर कब हो गया था तैयार, सर 26 नवंबर होगा, सॉरी यहाँ पर नवंबर, क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कि हाँ, इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे पूरा का पूरा संविधान को लिखने में। अच्छी तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक एक छोटा छोटा पॉइंट को रखकर उन्होंने अच्छे से लिखा है। सर अगला प्रश्न, परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि 1929 में कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यानी कि एक डेट आ गया और कांग्रेसों से, या सॉरी कांग्रेसों से नहीं, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक नियम चलाया हुआ था और उस समय बोले हुए थे कि अब जो है देश आजाद हो जाएगा। और वो जो है ना 26 जनवरी 1930 को क्या मनाते थे, आजादी जैसा दिन मनाते थे, पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाते थे। तो उसी दिन को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया, चलो कि जब से प्रत्येक वर्ष को जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, जाने लगा, उसी के लिए भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सर समझ में गए ना कि क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है क्या है, स्वाधीनता दिवस हम मनाए थे। इसी को बरकरार रखने के लिए हम सब क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है स्वतंत्रता दिवस, सॉरी संविधान, क्या कहते हैं, संविधान को लागू किए थे इसीलिए। और हम सब क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे इसी दिन मनाते हैं ना सर, बिल्कुल सर। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये पॉलिटिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न देखने से पहले एक बार फटाफट आप सब लाइक कीजिए बाबू। देखिए लाइक की संख्या बहुत ही कम है, आप सब लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है बाबू, फटाफट कर दीजिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा रहेगा सर। चलिए 7वां नंबर में देखते हैं क्या करा है कि उपनिवेशवाद क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा, जब कोई शक्तिशाली देश अपने कमजोर या गरीब देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है तथा वहां के साधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, उसे साम्राज्यवादी या उपनिवेशवाद कहते हैं। अब समझिए, एक राजा है, क्या है सर, एक राजा है जो कि अपना हुकूमत दिखाने के लिए कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आएगा। देखिए ये जगह हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है सर, जगह है। और यहाँ पर किसान वगैरह कुछ वगैरह कार्य कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने कमजोर या गरीब देशों पर अपना अधिपत्य स्थापित करता है, ये गरीब देश है, ये गरीब देश है, ये गरीब है और ये बाकी ये सब क्या है, अमीर है, तो ये क्या करेगा, इसमें से कोई सामान ले आएगा अपना और रख लेगा, कहेगा हमारा है, अपना शासन जमाने लगे हैं, तथा वहां के साधनों को अपने हित के लिए उपयोग करता है, जैसे पानी पटाने के लिए या कोई भी चीज के लिए समझ सकते हैं, वो हित के लिए उपयोग करता है, उसे हम साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी कहते हैं। समझ आ गया? यस सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 8 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं, तो आप उत्तर में लिखिएगा। और डांडी मार्च जिसे नमक कानून के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 में शुरू हुई थी, और ये किस लिए विरोध किया गया था, नमक कानून के विरोध ही किया गया था, और ये सफल भी रहा था सर। लिखिएगा उत्तर में कि जब अंग्रेजों ने नमक पर कीमत बढ़ा दिया, यानी कि 5 रुपए के बदला 10 रुपए कर दिया या 15 रुपए कर दिया, तो ये भारतीयों के लिए बहुत ही आश्चर्य हो गया, क्योंकि भारतीयों को पता नहीं था कि नमक कैसे बनता है। उस समय नहीं पता था, जब ये महात्मा गांधी की देन है कि वो बताए हुए हैं, ठीक है, तो उसको पता नहीं था बढ़िया से, हाँ, लोगों को, ठीक है। तब उसके विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 सदस्य के साथ एक यात्रा पर निकले तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा कर ली। कितना प्यारे बच्चों, 240 मील की यात्रा कर ली, कितने, 78 व्यक्तियों के साथ किए, कर लिए। 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडी नामक स्थान पर पहुंचे और अगले दिन समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डांडी मार्च कहते हैं। समझ गए? तो इस टाइप से इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहां से भी आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर इसमें आप लिख देते हैं और यहाँ पर पूछ लिया कि डांडी मार्च से आप क्या समझते हैं, इसके उपदेशों को लिखे, तो आप थोड़ा सा उपदेश वगैरह लिख दीजिएगा। कारण क्या था, तो सर कारण होगा अंग्रेजों ने कीमत पर बढ़ा दिया था। इससे क्या करता था, अंग्रेज जब मनमानी करने लगता था। 2-4 पॉइंट बना दीजिएगा। इसमें महात्मा गांधी ने सबसे अच्छा कार्य किया था। मतलब जो आपको इच्छा लगे वो लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा उपदेश लिख दीजिएगा ना, इसका रीजन क्या था, तो 5 नंबर मिल जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है सर कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, तो उत्तर में लिखिएगा कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि देखिए पहले जमाने में जैसे अशोक हो गया अशोक कैसा व्यक्ति था आपको पता है, नहीं ना पता है, वो किसके माध्यम से पता है चलता है, सब इतिहास के माध्यम से, सबके समय इतिहास के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान की जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या होता है, संस्कृति हो गया, रीति रिवाज हो गया, खान पान हो गया, के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर सकते हैं और प्रश्न बहुत ही लाजवाब है प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए पुरातत्व या इतिहास लेखन दोनों में से एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है हर बार, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न है। 10वां नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि स्तूप क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता। हाँ अब देखिए स्तूप जो है अशोक के द्वारा जो है 84,000 बनाए गए थे। कितने, 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। बाद में जो है उन सभी स्तूप को जो है सर विखंडित यानी तोड़ तोड़ कर खत्म कर दिया था सर। बाद में जो है एक स्तूप रह गया है जो कि अभी भी आज जो है अच्छी हालत में है सर, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा कि स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ टीला या ढेर होता है सर। क्या होता है, टीला या ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में प्यारे बच्चों, 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 8 भागों में। जब महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी कि जब वो मर गए, उसके बाद जो है ना उनको जो है उनकी हड्डियों वगैरह को 8 भागों में बांटा गया और वो 8 भाग में बांटा गया जिसे हम स्तूप कहते हैं। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम, सबसे पहले यह सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। स्तूप के चारों ओर ऊंचा ऊंचा दीवार बनाया जाता था तथा चारों ओर दिशाओं में चारों तरफ से विशाल द्वार बनाया गया जिसे तोरण कहते हैं। और अगर कहा जाए कि सांची स्तूप कहाँ है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है,
जो कि बहुत ही अच्छी हालत में है प्यारे बच्चों, और ये जो है गौतम बुद्ध के लिए जो बहुत ही ज्यादा फेमस और प्रचलित है, जाना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है प्यारे बच्चों आपका जो है ये भी सेट, आपका तीसरा सेट कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब जो है सेट जल्दी ही 4 आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको सपोर्ट दिखाना है तो लाइक के माध्यम से और एक कमेंट के माध्यम से, क्या है प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से, और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को अगर करना चाहते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कर दीजिए। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा।